आप अपने कंप्यूटर में या आप अपने लैपटॉप में कोई भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर का या आपके लैपटॉप का जो सीपीयू यूजेस है और जो रैम का यूजेस है वो अगर हाई यूजेस यहाँ पे हो रहा है और आप यहाँ पे अपने विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन, हाई लोडेड एप्लीकेशन या हाई लोडेड सॉफ्टवेयर या गेम्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, तब भी आपका जो सीपीयू का जो यूजेस है और रैम का यूजेस है वो बहुत हाईली हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं आपको पहले तो वो बता दूं कि विंडोज़ के बैकग्राउंड में कुछ कुछ ऐसे सेटिंग्स किए हुए रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेस रनिंग कर रहे होते हैं, कुछ कुछ बैकग्राउंड में इस तरह से एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं विदाउट फ्रंट में, बैकग्राउंड में ही वर्क कर रहे होते हैं एक तरह से। तो उन सभी के कारण ही आपका जो रैम का यूजेस है वो बहुत हाई हो जाता है और सीपीयू का जो यूजेस है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में कम रैम यूज़ कर रहे हो, कम साइज़ का रैम लगाए हुए हो, या आपका ज़्यादा कोर का प्रोसेसर लगा हुआ नहीं है आपके सिस्टम में, तो उस कारण से क्या होता है कि आपका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है। अगर ज़्यादा यूज़ में अगर आपका रैम का यूजेस हो रहा है, हाई यूजेस हो रहा है या सीपीयू का यूजेस हो रहा है, तो हैंग भी करने लग जाता है या बहुत सारे प्रॉब्लम भी आने लग जाते हैं, फ्रीज हो जाता है या कोई भी वर्क प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहां पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहां पे टाइप करना है सर्विसेज डॉट MSC, आपको यहां पे टाइप करना है सर्विसेज डॉट MSC, देन ओके करना है और आपके सिस्टम का जो सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो आपको ओपन हो जाएगा और आपके सिस्टम में या आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विसेज या जो जो गेम्स अगर आप यूज़ करते हो, तो वो सभी सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन कर रहे होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं, 2-3 सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता है, तब भी वो भी बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं और वो आपके रैम को यूज़ कर रहे होते हैं या सीपीयू को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन जैसे सर्विसेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिसेबल्ड कर देना है। तो जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे बिट लॉकर का यूज़ नहीं करते हो अपने सिस्टम में या अपने विंडोज़ में, तो आप यहाँ पे बिट लॉकर का जो ये ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विस, तो आपको इसे डिसेबल कर देना है। और जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल करके भी रखा हूँ क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ और ये ऑलवेज बैकग्राउंड में रन करता ही रहता है। तो इस तरह के सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। या आप यहाँ पे प्रेस करोगे, गेम के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे गेम के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। मेरे केस में तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं गेम के रिलेटेड। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे PSP के रिलेटेड, गेम PSP वगैरह जानते होंगे, तो उसके रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है तो उसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पे शो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट आप यहाँ पे सर्विसेज को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि सुपर फिच के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर्विस शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में S बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है सुपर फिच के रिलेटेड यहाँ पे कोई सर्विस है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे शो नहीं होता है, अगर आपके यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे आपके केस में क्या है, अगर आपके यहाँ पे शो होता है सुपर फिच के रिलेटेड सर्विस, तो आपको उसे डिसेबल कर देना है। अगर बाय द वे शो नहीं होता है तो आप नेक्स्ट सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिसमिन के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा, ये रैंडम एप्लीकेशन जनरेट के रिलेटेड ये सर्विस है। तो ये सर्विस क्या है कि यहाँ पे मेरा डिसेबल है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिसेबल कर रखा हूँ। अगर आपका ये ऑटोमेटिक में रहता है या मैनुअल में सेट रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और यहाँ पे आपको इसे डिसेबल कर देना है और यहाँ पे आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टॉप ही है, मैं पहले स्टॉप करके रखा हूँ अपने सिस्टम में, अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है, तो ये आपका स्टॉप हो जाएगा। तो आपको इन सर्विसेज को आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट सर्विस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसे स्टॉप करना या डिसेबल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिक में है और यहाँ पे रनिंग में है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इससे भी डिसेबल कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सर्विस है यहाँ पे रनिंग में रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कुछ कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करता रहता है या कुछ कुछ फाइल्स को डाउनलोड करते रहता है अपडेट के रिलेटेड, और जिस कारण से क्या होता है कि आपका सीपीयू का यूजेस आपका हाई हो जाता है या रैम का यूजेस भी आपका हाई हो जाता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को अपडेट भी कर देता है विदाउट परमिशन, विदाउट आपके परमिशन के बिना ही आपको अपडेट भी कर देता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे फाइल्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह भी डाउनलोड हो जाते हैं और आपका कम साइज का रैम है या आपका सीपीयू कोर्स कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका यहाँ पे मैंने लोड हो जाता है
सीपीयू के ऊपर या रैम के ऊपर अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करते हो तो, या ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो आपको इसे क्या करना है, इसे भी डिसेबल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे ये रनिंग में है तो आपको यहाँ पे इसे स्टॉप करना है। ये स्टॉप हो जाएगा, फिर उसका आपको अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को तो आपको यहाँ पे खास करके आपको यहाँ पे डिसेबल रखना ही रखना है, देन आपको इससे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो जैसे उसे फाइंड आउट करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को प्रेस करना है, और एस के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो जाएगा। तो ये फोल्डर में क्या रहता है, इस फोल्डर में आपके प्रीवियस विंडोज़ अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो जाते हैं वो फाइल्स रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे, डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाओगे, तो यहाँ पे ही आपका क्योंकि यहाँ पे जो अनवांटेड फाइल्स, जंक फाइल्स है प्रीवियस विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे ये रैंडमली वे में यहाँ पे कलेक्ट होते ही रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में ही शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। परमानेंटली डिलीट दिस 7 आइटम्स, देन यस कर देना है। और हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ तो मेरा ओनली 7 ही यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे शो हुए हैं। हो सकता है आपके केस में और भी बहुत ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये डिलीटिंग हो रहा है, फिलहाल कैलकुलेटिंग हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो तब यहाँ पे जब तक मेरा यहाँ पे डिलीट हो रहा है तब मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा डिलीट हो भी गया है, नहीं डिलीट नहीं हुआ, अभी डिलीट का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। 72% यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये जितनी भी फाइल्स है ये टोटली आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, जब तक यहाँ पे डिलीट हो रहा है आपको अपने टास्क बार पे जाना है, और यहाँ पे जो स्टार्ट का आइकन है आपको इस स्टार्ट आइकन पे राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। इसे ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टअप का ये आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे स्टार्टअप लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और आपके सिस्टम में जितने भी स्टार्टअप एप्लीकेशंस है जो लोड है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन क्या है, एक तरह से मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होने का मतलब यह है कि आपको जैसे ही विंडोज़ प्रोवाइड होता है बूटिंग प्रोसेस के बाद, जैसे ही आपका विंडोज़ प्रोवाइड होता है, विंडोज़ प्रोवाइड होने के बाद ही ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब रन करना स्टार्ट हो जाता है, जितने भी स्टार्टअप ऐप्स यहाँ पे इनेबल होंगे वो सभी आपके बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के CPU पर आपका लोड पड़ने लगेगा एट द टाइम, और रैम पे भी आपके यहाँ पे लोड पड़ने लगेगा, यानी एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और इन सभी का यूज़ भी नहीं होता है, बैकग्राउंड में ये ऑटोमेटिकली रन करते भी रहता है, तो आपके यहाँ पे यूज़ भी नहीं होता है। तो इन जैसी स्टार्टअप ऐप्स को जो यहाँ पे अनयूज्ड है, और कौन कौन से अनयूज्ड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन जो जो अनयूज्ड है उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर देना है। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नेम बाय नेम बताऊंगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे टच पैड के रिलेटेड, पॉइंटिंग डिवाइस के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप शो होता है टच पैड के रिलेटेड, तो आपको उसे इनेबल रखना है, डिसेबल नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो होता है स्टार्टअप ऐप, या AMD के रिलेटेड अगर बाय द वे यहाँ पे शो होता है, या एनवीडिया के रिलेटेड अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है, या रियल टेक HD ऑडियो के रिलेटेड या ओनली रियल टेक के रिलेटेड शो होता है, या विंडो सिक्योरिटी के रिलेटेड बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का लैपटॉप है, तो HP के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो होता है, तो इन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको उन सभी को इनेबल ही रखना है। अगर बाय द वे वहाँ पे वो इनेबल है तो
आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे टच भी नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन सभी को आपको यहाँ पे टच भी नहीं करना है। और जो जो स्टार्टअप ऐप्स आपके अनयूज्ड है, जो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं जिन को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम है यहाँ पे, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड देखोगे, यहाँ पे डिसेबल है। माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर को यूज़ कर रहा हूँ। फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। और भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये रियल टेक के मैंने ड्राइवर्स है, रियल टेक एचडी ऑडियो के रिलेटेड ड्राइवर है, तो मैं यहाँ पे इसे इनेबल रखा ही हूँ। और यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड भी है, लेकिन मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। लेकिन आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा, आपको इसे इनेबल ही रखना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सबॉक्स के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको इसे भी डिसेबल कर देना है। ये आपको अननोन और भी आपको यहाँ पे शो होता है, तो उन सभी को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जो जो आपको लगता है कि आपके काम के नहीं आ रहा है, स्काइपी हो गया या स्पॉटिफाई भी आपको हो सकता है शो हो। आप जो जो एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे, जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी गेम्स अपने इंस्टॉल होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो उन सभी को आपको यहाँ पे चेक करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो ये प्रोसेस आपको करना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको जितने भी प्रोसेस स्टेप्स जो यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बिना ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप अपने रैम का हाई यूजेस को या सीपीयू के हाई यूजेस को आप यहाँ पे कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे हाईली यूज़ हो रहा है, तो किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशंस के रिलेटेड मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आपके सिस्टम में ही जो जो सेटिंग्स हैं, जो आपके सिस्टम में ही प्रोवाइड किए हुए माइक्रोसॉफ्ट की ओर से या विंडोज़ की ओर से ही प्रोवाइड किए हुए जो एप्लीकेशन, उसके रिलेटेड ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे मैं इसके रिलेटेड पहले भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे वीडियो बना चुका है इसके रिलेटेड ही, इस टॉपिक के रिलेटेड। मैं वहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ किया हूँ। मैंने किसी भी रैम के हाई यूजेस को कम करने के लिए या सीपीयू के हाई यूजेस को कम करने के लिए, आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। अगर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता रहा था। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे स्टार्टअप ऐप जितने भी है वो सारे आपके डिसेबल हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे जितने भी जंक फाइल्स आपके सिस्टम में कलेक्ट हो जाते हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे रिमूव करना है, क्योंकि जंक फाइल के कारण भी आपका जो सीपीयू का यूजेस है, जो रैम का यूजेस है, वो हाई हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है टेम्प आपको यहाँ पे टाइप करना है। टेम्परेरी फाइल के रिलेटेड ये फोल्डर होता है, तो देन ओके कर देना है। और यहाँ पे जितने भी टेम्परेरी फाइल्स, जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे फाइल्स शो हो रहे हैं। जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो उन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है, इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और मैं आपको परमानेंटली डिलीट करने के लिए पहले ही बताया हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है, देन यस करना है, और आपका जितनी भी फाइल्स है वो आपके यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, 1 या 2 फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीटेड ना हो, तो आपको एज इट इज़ उसको वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को करना है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। यहाँ पे सारे जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ, सभी कमांड वाइज ही स्टेप्स हैं। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके कर देना है। ये भी टेम्परेरी फाइल्स के रिलेटेड आपके यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो फिलहाल तो मेरे केस में यहाँ पे ओनली 2 ही फाइल्स शो हो रहे हैं, तो आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है, जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं। कुछ फाइल्स हो सकता है यहाँ पे भी आपका डिलीट ना हो, तो जो डिलीट नहीं होंगे उसे आपको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है PREFET प्रीफेच, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे एक ही फाइल शो हो रहे हैं। यहाँ पे कम फाइल्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे उन सारे फाइल्स को, जंक फाइल्स को, अनवांटेड फाइल्स को यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करता ही रहता हूँ। और कुछ फाइल्स ही यहाँ पे जनरेट हो पाते हैं, क्योंकि एक जो फाइल्स होते हैं वो रैंडमली जनरेट होते ही रहते हैं। और ये जो जनरेट होते हैं वो आपके सिस्टम के यूजेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जनरेट होते हैं। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे ओपन करोगे, बंद करोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, तो वो फाइल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते ही रहते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे डिलीट करते ही रहना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करना है clean mgr, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और देन ओके कर देना है। ये डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड आपके यहाँ पे प्रोसेस है। और आपके सी ड्राइव में जहाँ जितने भी जंक फाइल यहाँ पे कलेक्ट हुए होंगे, तो आप यहाँ पे इस स्टेप से आप यहाँ पे उन सभी को आप यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करके देना ओके कर देना है।
और यहाँ पे कुछ प्रोसेस यहाँ पे चलेगा, तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और यहाँ पे अगेन आपके यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड ये पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो आपको इन सभी को टोटली यहाँ पे जितने भी शो होते हैं तो उन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट चेक मार्क किया हुआ था, देन ओके कर देना है इसके बाद, और डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। जितने भी अनयूज अननेसेसरी फाइल्स होंगे तो आपके सभी क्लीन हो जाएंगे आपके सी ड्राइव से। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ इशू हो रहा होगा क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा, कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा आपके केस में, या आपके कुछ मिनट का टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे जरा वेट करके आप इन सभी को आप यहाँ पे क्लीन कर लीजिएगा। ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो कमांड टाइप करना है sysdm.cpl आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के आपके सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपका यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन जो है, ये पहला वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड ये ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह जो होते हैं और विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे चेक मार्क किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है जिस बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो आपको इसे चेक मार्क कर देना है। इसे चेक मार्क करने से क्या होगा, यहाँ पे जितने भी जो एनिमेशंस वगैरह है या विजुअल इफेक्ट्स वगैरह है तो आपके यहाँ पे ये अनचेक हो जाएंगे। इसे अनचेक होने से क्या है कि आपका यहाँ पे ये अब आपके विंडोज़ में इस तरह का जो भी एनिमेशन वगैरह है या जो भी है छोटे छोटे एनिमेशंस हो गया या विजुअल इफेक्ट्स हो गया वो आपके यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, और एक तरह से ये किसी काम में भी नहीं आते हैं आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे कुछ ही आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके काम में आएंगे और जो मेरे भी काम में आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे चेक मार्क करना है। शो थंबनेल इंस्टेंस ऑफ आइकन्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जो जो यहाँ पे मैं चेक मार्क किया हूँ। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्मूथ एज फॉर स्क्रीन फॉन्ट्स, आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। टोटल 4 ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है जो आपके काम में आने वाला है, जो मेरे भी काम में आने वाला है। देन अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। क्योंकि ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपके रैम को बैकग्राउंड में यूज़ करते रहते हैं, अगर वो इनेबल रहते हैं तो आपके सीपीयू को यूज़ करते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उन सभी को अनचेक करने के लिए आपको बोला हूँ, और किसी काम में नहीं आता है। जो जो काम में आने वाले रहते हैं उनको मैं आपको बता दिया हूँ कौन कौन ऑप्शन है, किन्हें आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, इनेबल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रैगमेंट, DEFRAGMENT, डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पर टाइप करना है। और आपको यहाँ पर डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे मेरे शो हो होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स आपके सिस्टम में क्रिएट होंगे आपके द्वारा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना दिस पीसी को ओपन करके। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारे ड्राइव आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपके किस में जितने भी ड्राइव होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक एक कर इन सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज को क्यों करना पड़ता है और मैं यहाँ पे क्यों करने के लिए बता रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे एनालाइज का जो बटन रहता है वो हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज करने में कुछ लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेकंड का भी टाइम लगता है और कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ मिनट का भी यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लग जाए, कुछ मिनट का ही आपको यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कीजिएगा तो आपके यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो
अब आपको सी ड्राइव को एनालाइज ऑप्टिमाइज कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, फिर आपको उसी तरह आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। एनालाइज ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद आपको ई ड्राइव को सिलेक्ट करना है, फिर एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है। तो इसी तरह कर कर आपको यहाँ पे सारे ड्राइव्स को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपके सी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स आपके कलेक्ट हैं, जितनी भी गेम्स के रिलेटेड फाइल्स हो गया या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड फाइल्स हो गया, तो क्या होते हैं कि वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं। तो इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है कि वो जो सारे फाइल्स जो है वो आपके स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे, और स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। अगर इनकेस अगर इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो या किसी भी गेम को ओपन करते हो, तो उसके रिलेटेड जो फाइल जो है यहाँ पे सी ड्राइव में, वो आपके यहाँ पे फास्टली एक्सेस कर पाएंगे। क्यों एक्सेस कर पाएंगे फास्टली? क्योंकि यहाँ पे वो सारे फाइल्स जो है स्ट्रक्चरल वे में अरेंज है, और आपका जो गेम है वो फास्टली ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार कोई गेम जो है अपने फाइल्स को प्रॉपर तरीके से फाइंड भी नहीं कर पाता है अगर डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहता है तो, या फास्टली फाइंड नहीं कर पाता है, जिसका से आपका जो परफॉर्मेंस है, गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है, या वो ज़रा स्लोली ओपन होता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हो तो वो स्लोली ओपन होगा या स्लोली वर्क करेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए बताया हूँ कि वो जितने भी फाइल्स हैं आपके सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जो भी ड्राइव में आप फाइल्स रखे हो गेम के रिलेटेड या किसी भी एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो आपका स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाए और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से फास्टली तरीके से वर्क करे। तो इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बताया हूँ। और ये जो प्रोसेस है, जिन लोग का HDD लगा हुआ है, जिनके कंप्यूटर या लैपटॉप में मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उन लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मेरे सिस्टम में SSD ही लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको किसी गेम को यहाँ पे ओपन करने में और उसे रन करने में या किसी भी फाइल को यहाँ पे फाइंड आउट करने में, जो भी फाइल्स उसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है रैम को या CPU को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, जिससे आपका जो रैम का यूजेस है वो भी कम हो जाता है और जो CPU का जो यूजेस है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया हूँ और इसे कर लेना है। और इसे तो जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 1 वीक में 2 टाइम तो करना ही करना है। अपने सिस्टम के जो ड्राइव्स हैं उन सभी को आपको एनालाइज ऑप्टिमाइज करना ही करना है। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली वेडनेसडे और संडे को यहाँ पे करता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस तरह से करें। और मैं अब आपको यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो भी बता देता हूँ। और जो लास्ट स्टेप है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपके सिस्टम में अनवांटेड वायरसेस वगैरह में इंटर हो जाने के कारण, मैलवेयर वगैरह इंटर हो जाने के कारण में जो आपका जो रैम का जो यूजेस है वो हाई हो जाता है, जो CPU का जो यूजेस है वो हाई होता है। क्योंकि यहाँ पे CPU को, रैम को किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, या ज़्यादा हाईली लोड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगता है। और उस बीच अगर वायरस वगैरह आपके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पर ज़रा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैंने रैम का यूजेस होने लग जाता है, या एक तरह से बोलोगे तो CPU का यूजेस होने लग जाता है। तो क्या होता है कि एक तरह से समझो कि आप, जिसे मैं आपको फॉर एग्जांपल पे थोड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑयलिंग करना है। एक तरह से आप समझ सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में या फास्टली वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे ऑयलिंग करना होगा। तो ऑयलिंग का मतलब इन दी सेंस क्या है, आपको उन सभी को, वायरसेस को आपको यहाँ पे रिमूव करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पर्सनल एंटीवायरस जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका यूज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, विंडोज़ डिफेंडर, या कितने लोग इसे विंडोज़ सिक्योरिटी भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा। कितने लोग विंडोज सिक्योरिटी भी बोलते हैं, कितने लोग इसे विंडोज डिफेंडर बोलते हैं। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और कितने लोग को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता है, और कितने लोग क्या है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी एंटीवायरस वगैरह, मार्केट वगैरह से परचेस करके यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस को आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम में ही माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एंटीवायरस अवेलेबल है। और मैं पर्सनली इसी एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे स्कैन के रिलेटेड ऑप्शन होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। जैसे मैं आप अपने अकॉर्डिंग फुल स्कैन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। और स्कैनिंग में कितना लोगों को, मैंने कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है। जैसे मुझे पर्सनली, मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे 4 आवर 5 आवर तक का भी टाइम लगता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, और उन सभी डेटा को स्कैन करने में, उन सभी डेटा से सभी तरह के वायरसेस को रिमूव करने में यहाँ पे टाइम लग ही जाता है।
तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे नाइट में ही यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने ऑन करके छोड़ देता हूँ, स्कैनिंग में लगा कर छोड़ देता हूँ, या लैपटॉप है तो चार्जर वगैरह कनेक्ट कर स्कैनिंग में लगा कर छोड़ देता हूँ नाइट में ही। और मॉर्निंग तक मेरा यहाँ पे सिस्टम जो है वो स्कैन हो जाता है कंप्लीटली, जितने वायरसेस वो सभी रिमूव हो जाते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।